तो मैंने इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता दिया था, ये भी बता दिया था कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज कंसीडर्ड टू बी 0. नाउ स्टैंडर्ड, हाँ इसके अलावा एक फॉर्मूला हो जाएगा, किसी का भी रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए, इट विल बी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड रखना, नॉर्मल है तो नॉर्मल, पर डेल्टा एच नॉट ऐसा आएगा. जैसे 2CO plus O2 gives out CO2 gas, 2CO2 the gas. इसका डेल्टा एच चाहिए ना, इसका डेल्टा एच विल बी 2 into enthalpy of formation of CO2 gas, प्रोडक्ट का हो गया, माइनस 2 into enthalpy of formation of CO gas प्लस enthalpy of formation of O2 gas, और O2 गैस का जीरो ले तो ओके. तो किसी भी रिएक्शन के लिए ये कर सकते हो, वो रिएक्शन जो भी रहेगा, है ना. एग्जाम्पल एक और ले लें, C6H6 liquid plus 7.5 O2 gas gives out 6 CO2 gas plus 3 H2O liquid. डेल्टा एच क्या होगा, 6 into enthalpy of formation of CO2 gas plus 3 into enthalpy of formation of H2O liquid minus enthalpy of formation of 66H6 plus 7.5 enthalpy of formation of O2 गैस. और O2 गैस का तुम्हें मालूम है कि जीरो लेना, एलिमेंट्स का जीरो लेना, तो डेल्टा एच आ जाएगा ना. तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच यदि सारे का फॉर्मेशन का डेटा मालूम है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये क्लियर हुआ सबको? ओके. हाँ, तो इससे बहुत इजी हो जाता है, क्वेश्चन चेक कर लेना, सबका फॉर्मेशन डेटा रहेगा, हो जाएगा. नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. अब ये क्या होता है, किसी एक मोल को कंबशन कर दो, जैसे एक मोल को फॉर्म करने को स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था, when 1 mole of the substance is formed directly from its constituent element in the gaseous state. उसी तरह स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या हो गया, वो 1 मोल फॉर्म करना था फ्रॉम एलिमेंट्स, इसमें 1 मोल को बर्न करना है ना. एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे दो कि बर्न हो जाए, सफिशिएंट होना चाहिए कि बर्न हो जाए, तो जो एनर्जी रिलीज होगा, कंबशन में तो एनर्जी रिलीज ही होता है, जबकि फॉर्मेशन क्या था, दोनों था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक उसका जो एनर्जी रिलीज करता है, एंडोथर्मिक वो जो एनर्जी absorb करके बना, जैसे एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी पॉजिटिव. नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, change in standard enthalpy when
1 mole of substance completely react with oxygen. ये क्या हो गया? चेंज स्टैंडर्ड एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. Enthalpy of combustion is always एक्सोथर्मिक. नेम से क्लियर है, किसी भी चीज को बंद करोगे तो एनर्जी तो रिलीज ही होगा. ये हो गया एक मोल को बर्न करने पर जो एनर्जी रिलीज हुई, वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन. जैसे एग्जांपल, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 गैस. तो ये क्या होगा? CH4 गैस ले लो 1 मोल, इसको बर्न करने के लिए जितना O2 चाहिए वो ले लो. इट गिव्स आउट, पूरी तरह से बर्न हो जाना चाहिए CO2 गैस. और सिंस टेम्परेचर हम लोग 25 मान रहे हैं तो H2O लिक्विड बनेगा. यही होगा ना? हाँ, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, ऐसे होगा ना? It represents enthalpy of combustion of methane gas. अब जैसे कि enthalpy of combustion, enthalpy of combustion of H2 gas. एग्जाम्पल नंबर 1 2. H2 गैस को बंद करोगे 1 मोल तो क्या बनेगा? H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स आउट H2O लिक्विड. तो ये जो डेल आर एच नॉट है, एक्चुअली ये किसके इक्वल है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ व्हाट? H2 गैस. ये है ना? तो साथ में ये एक और चीज है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड भी है. सोचो तो H2O लिक्विड को फॉर्म करना है डायरेक्टली फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. H2O लिक्विड लोगे तो कहां से आएगा? H2O हाफ O2. ये दोनों सेम ही है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं बता रहा हूँ. वो क्या होगा ना, जैसे तुम्हें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट चाहिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब H2O गैस, H2O लिक्विड चाहिए ना, तो वो नहीं देगा तुम्हें. इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस दे देता है. आईआईटी में कई बार देते आ रहा है बहुत पहले से, कि तुम सोचो अरे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड तो गिवन ही नहीं है. बट वो गिवन है कैसे? इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया है. दोनों तो एक ही इक्वेशन है ना. उसी तरह इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी ग्रेफाइट ले लो, तो वो क्या होगा? सी सॉलिड ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स आउट CO2 गैस. ये आएगा डेल्टा आर एच नॉट. ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा कंबसन H नॉट. ये डेल्टा. ओ, हाँ.
कुछ गड़बड़ हो गया। फिर से ज्वाइन करो मीटिंग, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके। हाँ, वो कुछ जूम का प्रॉब्लम आ गया, उसके कारण अचानक मुझे उसको मोबाइल ही स्विच ऑफ करके मैंने रीस्टार्ट किया, तो अभी तो बाकी सब अपने पोजीशन पे, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था फिर अभी सही हो गया, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग? इंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात कर रहे थे। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, हाँ, ये मैंने बताया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। दो यहाँ पे बताया, पहला था एक बहुत इंपॉर्टेंट था, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, एक एग्जांपल हो गया H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives out H2O liquid, यही है ना? This reaction represents enthalpy of combustion of H2 gas will be equal to enthalpy of formation of H2O liquid. दूसरा हो गया C solid graphite plus O2 gas gives out CO2 gas.
तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी सॉलिड ग्रेफाइट will be enthalpy of formation of CO2 गैस, ऐसे होगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन और ये रिलेशन आ जाएगी इस तरह से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, ऐसे। अब एंथैल्पी जैसे एक क्वेश्चन हो जाए, थर्ड एक और पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO गैस, क्या लिखोगे इक्वेशन? CO गैस को 1 मोल ले लो, बंद कर दो, और कितना, हाफ O2 गैस गिव्स आउट व्हाट, CO2 गैस। तो ये जो बर्न हो गया इसको बोलेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO गैस। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा, 1 मोल ही चाहिए, जो भी रहेगा उसका 1 मोल लो, उसको बंद कर दो। तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, नाम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो इट विल बी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यदि कंबशन डेटा है सबका, तो तुम्हें रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट करना होगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। यदि कोई भी क्वेश्चन में पूछे कैसे सॉल्व करोगे, तो कंबशन डेटा है तो कंबशन से सॉल्व करना, बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO2 गैस नहीं होगा। CO2 गैस कहाँ कंबशन होगा, या O2 गैस नहीं होगा, वो दोनों छोड़ दोगे, बाकी सबसे होगा। जैसे एक इक्वेशन है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन, एथिलीन। इसको हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन है, इसको H2 गैस से रिएक्ट करें तो ये बन जाएगा इथेन। तो इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना होगा, डेल्टा H विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ reactant C2H4 gas plus enthalpy of combustion of H2 gas minus enthalpy of combustion of C2H6 gas। तो it depends कि तुम्हारे पास डेटा में है क्या। यदि सबका फॉर्मेशन डेटा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देना, सबका कंबशन का डेटा है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देना। ओके, नाउ थर्ड, इसमें एक और आएगा, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, या कोई भी जो खाना खाते हैं हम लोग उसका क्या होगा कैलोरीफिक वैल्यू, ये किलो जूल या ऐसे लिखो जूल पर किलोग्राम, ऐसे यूनिट आएगा, है ना। मतलब 1 किलोग्राम बंद करोगे तो कितना एनर्जी आएगा, या फिर कैलोरी पर ग्राम वगैरह। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होगा उसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख दें डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू
एंथैल्पी ऑफ कंबशन बाय मोलर मास। जैसे इथिलीन को बर्न किया गया, एनर्जी जो आई मालूम है, तो इथिलीन का मोलर मास 28 ग्राम है। 28 ग्राम को बर्न करके जितना एनर्जी आया वो, सो 1 ग्राम को बर्न करके कितना आएगा, तो डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे तो पर ग्राम आ जाएगा ना। तो इसका यूज क्या है कैलोरीफिक वैल्यू का? तुम्हें जाना है कहीं बाहर ट्रैवलिंग पे, तो तुम वो फूड लेके जाओगे कि जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ग्रेटर है। जैसे डेट्स होता है, खजूर जो होता है, एक इंडियन आर्मी का आदमी मुझे मिला था, वो बोला था कि कई बार वो एक खजूर खा के पूरा दिन रह जाता है, यदि कहीं ऐसा जगह गया, क्यों? उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। तो तुम्हें उन्हें वो चीज लेना है जो उनको एनर्जी ज्यादा दे, जो कई बार फॉरेस्ट में गए, इधर गए तो ज्यादा समय तक जिंदा रख पाए, तो वो ऐसी चीजों को कैरी करते हैं। अब वो एप्पल कैरी करके क्या करेंगे? वो तो डाइटिंग के लिए, वेट ज्यादा, पेट भर जाए और तुम्हें एनर्जी ना दे। तो उन्हें छोटी से छोटी चीज जिससे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले वो रखना पड़ता है। या किसी चीज को बर्न करना, मान लो कि तुम ऊपर ही जा रहे हो माउंटेन पे, तुम्हें खाना बनाना है, तो अब 30 केजी लकड़ी ले जाओ, 30 केजी की 30 केजी गैस लेके जाओ, कौन सा ज्यादा एनर्जी देगा वो ले जाओगे ना। तो ऑफकोर्स एलपीजी गैस तुम्हें ज्यादा एनर्जी देगा, वो महीनों चल जाएगा, वो 30 केजी तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। तो तुम वो ले जाओगे जो ज्यादा एनर्जी दे, कम कम मास पे। तो ये मेजर करता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। हाँ, ये क्लियर हुआ सबको? एवोकाडो है, यस आई। हाँ, सबको क्लियर है। ड्राई फ्रूट्स इसीलिए यूजफुल होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में क्या होगा, जुटमुट का वाटर रख के क्या करेंगे, जब कैरी करना है तुम्हें, तो वही किशमिश है उसको क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं, है ना, ग्रेप्स को, तो बन जाता है, तो इतना कैरी तो नहीं करना पड़ेगा ना फालतू का वेट, कम वेट पे काम हो जाता है। ये दोनों पे क्वेश्चन करना जरूरी है। थोड़ा बैक जाओ तो क्वेश्चन देखें, बुकलेट, क्योंकि ये दोनों मिलकर थर्मो के मेन कंसेप्ट हो गए। कौन सा बुकलेट में था? बुकलेट 3 में था ना शायद। हमें जाता है यूनिट एक्सरसाइज केस 3। हाँ, यूनिट 3 में ना। ओके। कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल दिया हुआ पेज नंबर 82 पे। इस पे क्वेश्चंस कहाँ होंगे? क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया। बिगनर्स बॉक्स 6, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 88। 9 बी, 10। हाँ, बिगनर्स बॉक्स 6 पे जाओ। 8, 9, 10, 11। बिगनर्स बॉक्स पेज नंबर 88 था, जो मैंने पीडीएफ भेजा उसमें। क्वेश्चन नंबर 8, ये समझ गया तो सब हो जाएगा। उसे करो, 2 मिनट अटेम्प्ट लो।
आ गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 -1412 9 y - 2x/2। ओके साहिल, और लोग का आंसर, और किसी का आंसर हुआ? देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4। वैसा ही देगा, अभी क्वेश्चन तुम्हें समझना होगा कि इसका मतलब क्या हो गया। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 गैस इज व्हाट, ये पूछा है। तो जो पूछा हुआ वो इक्वेशन तो लिखो, क्या पूछा हुआ, कंबशन इक्वेशन। तो कंबशन इक्वेशन O2 गैस गिव्स आउट 2CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, यही होगा ना, 2CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ऑक्सीजन कितना होगा, 3O2। अब इसका डेल्टा H चाहिए, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बल्कि प्रोडक्ट डेटा किसका है, देखो एर्थ में डेटा फॉर्मेशन का है, तो फॉर्मेशन डेटा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट CO2 रेस्ट हुआ कितना है, CO2 का -394 किलो जूल पर मोल, H2O -286। -394 -286। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट 394 और इतना हो जाएगा, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में O2 गैस है, एलिमेंट का जीरो लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 है, वो गिवन है, तो बिगनर्स बॉक्स है, डायरेक्ट गिवन होगा ना, हाँ गिवन है, और 52 किलो जूल पर मोल, और कितना मोल लिया है, 1। हाँ तो 52 किलो जूल पर मोल, और इसका तो जीरो था, ये जो आंसर आ जाएगा वही होगा। 9th का आंसर फिर किसका हुआ, केवल साहिल का हुआ था। 8 9 तुमने दोनों कर दिया, राइट। सबको क्लियर हो गया एर्थ, जो भी इक्वेशन पूछे उस इक्वेशन को लिख दो, फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। 9th का वैल्यू क्या होगा, C+O2 CO2, इसको बंद किया था, x किलो जूल रिलीज हुआ, 2CO + O2 गिव्स आउट 2CO2 -5 किलो जूल। पूछा क्या है, इंथैल्पी और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जो पूछा वो इक्वेशन लिखो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उस इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे हम लोग। तो जब तुम्हें CO गैस बनाना है तो क्या होगा, कार्बन सल्फर ग्रेफाइड लेना है, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, उसको एक ही मोल रखना था, उसके अकॉर्डिंग ये, तो ये डेल्टा H क्या होगा। तो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करके इक्वेशन लाओ। तो C ग्रेफाइट लेफ्ट में चाहिए, CO गैस राइट में चाहिए। C ग्रेफाइट लेफ्ट में चाहिए, तो इक्वेशन कैसे है, लेफ्ट में ही है, C+O2 CO2, और 2CO + O2 2CO2। इसका डेल्टा H माइनस सकते, ये दो इक्वेशन का यूज करके थर्ड इक्वेशन ले आना। कैसे लाएंगे, ये हेस्ट लॉ है। हेस्ट लॉ मतलब क्या होता है कि इक्वेशन तुम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड करके होगा, डिवाइड कैसे होगा, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो। C + ½ O2 चाहिए,
हाँ हाफ से डिवाइड कर रहे हो, ओके, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और देन सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये CO2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हाफ O2 ना, तो O2 बच जाएगा, तो C प्लस हाफ O2 गिव्स आउट, ये हाफ था तो इधर माइनस करने पे क्या होगा, CO उधर चला गया, माइनस CO उधर जाकर प्लस CO में आ गया, डेल्टा H का वैल्यू कितना हो गया, -x, और इसको डिवाइड किया गया था, डिवाइड करके माइनस कर दिया गया, किसको, -y था ना, by 2, हाँ इट इज y/2 -x, तो इक्वेशन 1 -2/2 करने से आ जा रहा है, 2/2 क्यों किया, क्योंकि राइट साइड में CO गैस का एक ही मोल आना चाहिए था, और अभी कितना मोल आ रहा है, 2 मोल। ओके, और एक वे हो सकता है, 2CO + O2 गिव्स आउट 2CO2 है ना, 2CO, कई वे होता है, इक्वेशन ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी नहीं, सबको फॉर्मूला से भी किया जा सकता है, डेल्टा H क्या है, -y, तो फॉर्मेशन डेटा का यूज करो, ये -y है ना, इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कह सकते हो ना, डेल्टा H का वैल्यू, हाँ, तो 2 into enthalpy of formation of CO2 gas minus 2 into enthalpy of formation of CO gas, यही होगा ना, और O2 गैस का कितना होगा, 0, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा H, तो डेल्टा H का वैल्यू है -5, 2 into enthalpy of formation, तो गिवन है कितना है, -x, इक्वेशन क्या था, C+O2 CO2 -2 into डेल्टा F H0 CO, ये आ जाएगा ना अभी, हम्म, हम्म, देख लो अभी क्लियर हुआ ये, ओके, 10th का आंसर, कौन सा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 1 मोल बनाया हो, 1 मोल सब्सटेंस बना रहे हो, तो या तो A, B और C होगा, और 1 मोल बनाने के लिए क्या एलिमेंट्स का यूज किया हुआ है क्या, तो A में नहीं यूज किया, N2 के साथ O2 यूज करना था, O3 यूज कर दिया गया, बी में यूज किया, बी में नहीं यूज किया गया, बी में तो अलग रिएक्शन नहीं दे रही है, इसमें एक मोल बस प्रोडक्ट बनते दिखेगा फॉर्मेशन में, सी में Xe4x गैस है, तो गैस से Xe और F2 से बना, वो करेक्ट है, डी में क्या रॉन्ग है, उसने 2 मोल CO2 बना दिया, और भी CO से बनाया, जबकि वो C ग्रेफाइट प्लस O2 से बनता है ना,
11th वाला डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हुआ। चलो आई थिंक कि इतना पे क्लियर हो जाएगा। सबको क्लियर है अभी? 10th यस। हाँ साहिब। ओके, तब ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से एक आना ही है, कंबशन से आना ही है, दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है राइट? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और एक बॉन्ड एनर्जी फोर्थ, बाकी सब डेफिनेशन है केवल। एंथैल्पी, अच्छा एक और इससे आया था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन से एक चीज और डिराइव कर रहे हैं हम लोग, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कौन सा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ये हो गया। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का यूज आता है इसमें, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी व्हेन one mole of substance undergoes complete transition from one allotropic form to another। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा हो तो उसको बोलेंगे, जैसे सी ग्रेफाइट हो गया, अब इसको सी डायमंड में कन्वर्ट करना हो तो डेल्टा एच कैसे आएगा? ये एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ दोनों का, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। ये तो निकालना इजी है ना। सोचो 12 ग्राम ग्रेफाइट को बंद कर दो, 12 ग्राम डायमंड को बंद कर दो, एक एक मोल ग्रेफाइट और डायमंड को बंद कर दो, आ गया। तो जो एनर्जी रिलीज आ गई यहाँ से माइनस करके आ जाएगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ये तो एक्सपेरिमेंट कितना डिफिकल्ट है, ग्रेफाइट से डायमंड बनाओगे तब तो आएगा, बट इक्वेशन के थ्रू बहुत तो ये हो गया कि ग्रेफाइट को भी जला दो 12 ग्राम को, और डायमंड को भी बंद कर दे 12 ग्राम, एक एक मोल को बंद किया, कितनी एनर्जी आ रही है मालूम चल जाएगा, बस सब्सट्रैक्ट कर दो, आ गया डेल्टा एच ट्रांजिशन। तो वो जो वैल्यू आता है ना, इसका आता है -393.5 किलो जूल पर मोल, और इसका आ जाता -395.4, ये आता 1.9 किलो जूल ऐसे पर मोल। एक एक मोल की बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो जितना मोल लोगे उतना बर्न होगा ना। ओके, तो इसका ये एक यूज हो गया, एप्लीकेशन हो गया कि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन फाइंड कर सकते हैं। नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी when 1 gram equivalent of acid base is completely neutralized by 1 gram equivalent ऑफ बेस और एसिड। मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड ले लो या 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का ले लो, तो दोनों को न्यूट्रलाइज कर दो। एसिड के लिए बेस चाहिए, बेस के लिए एसिड चाहिए, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हमेशा एनर्जी रिलीज ही होगी, ये भी एक्सोथर्मिक होगा।
डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। एग्जॉर, क्योंकि H प्लस ओ H माइनस कभी भी कंबाइन करे तो एक बॉन्ड बनेगा H2O, तो एनर्जी तो रिलीज होनी ही थी। HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस गिव्स आउट NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड, ऐसा। तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है ना। ये डेल्टा H इसका निगेटिव होता है। एक्चुअली क्या होता है, H प्लस एक्वस 1 मोल ले लो और OH माइनस एक्वस 1 मोल ले लो। ये जब दोनों बन के H2O लिक्विड बनेगा तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी, न्यू बॉन्ड आएगा। यहाँ डेल्टा H आता है -57.1 किलो जूल पर मोल। तो ये डेटा तुम्हें लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मतलब 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो इतना रिलीज होगा। 2 मोल से रिएक्ट करेगा तो डबल रिलीज करेगा। 3 मोल H प्लस 3 मोल OH माइनस है तो ट्रिपल फॉर्म होगा। हम्म। अब एक वीक एसिड ले लिया जाए, जैसे ये है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एनर्जी रिलीज थोड़ी कम होती है। ये -57.1 को -37.1 किलो कैलोरी भी बोल सकते हो। कैलोरी में -30.7 किलो कैलोरी। HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस, वो बनता है NaCN एक्वस प्लस H2O लिक्विड। डेल्टा आयोनाइजेशन, यहाँ पे मान लो x किलो जूल लग गया। HCN को डालोगे तो पूरा ब्रेक नहीं होगा, तो मान लो x उसने एब्जॉर्व कर लिया, बट NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका डेल्टा आयोनाइजेशन, इसको आयोनाइज करने में तुम्हें 0 एनर्जी लगेगी, बिल्कुल आयोनाइज हो जाएगा Na प्लस और CaOH माइनस। बट HCN पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता, तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा। फिर ये जब दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएंगे, H2O। यहाँ पे फिर वो वापस एनर्जी रिलीज करेंगे। मान लो एनर्जी रिलीज हो गई 12। हाँ, ये क्वेश्चन आना ही है जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये उन लोगों को भी बोला था, आया ही था, तुम लोग में भी आएगा ही आएगा। तो डेल्टा H मान लो यहाँ पे कितना आना चाहिए, -13.7 किलो कैलोरी। और यहाँ इसका डेल्टा H मालूम चला कि -12.3 किलो कैलोरी आया। आना चाहिए था -13.7, बताया 12.3। क्यों, रेस्ट पार्ट कहाँ गया। तो 13.7 -12.3, 1.4 किलो कैलोरी कहाँ पे गया, वही एब्जॉर्व कर लिया HCl ना, तब ब्रेक हुआ। ये टोटल प्रोसेस में तीन एनर्जी हो गई, इसका x प्लस 0 -13.7 और वो ऐड करके -12.3। x का वैल्यू हो गया 1.4 किलो कैलोरी। तो जितना हीट नहीं मिल पा रहा है, 13.7 है और 10 ही हीट मिला, मतलब 3.7 आयोनाइजेशन में गया। ओके, एक क्वेश्चन बताओ।
5 मोल H2SO4 प्लस 7 मोल NaOH ऐड किया गया, तो डेल्टा H कितना रिलीज होगा, कितना किलो कैलोरी? हाँ, इसका आंसर 11.37 किलो कैलोरी। नहीं हो पा रहा तुम लोग से, ओके। एक मोल H प्लस एक मोल OH से माइनस से रिएक्ट करेगा तो कितना रिलीज करता है? 13.7। तो कितना मोल है तुम्हारे पास? हाँ, 13.7 रिलीज होता है। साहिल 375, ओके। हाँ, करेक्ट है। मैं किलो कैलोरी या किलो जूल में बताऊंगा, तब ये तुम्हारे पास H+10 मोल है और OH -7 मोल ही है। तो 7 मोल 7 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा तो एनर्जी 7 मोल की इक्वलेंट ही आएगा ना, 7 × -13.7 किलो कैलोरी। या जो उसने आंसर किया 57.1 में, इससे भी कर सकते हो। क्लियर? ओके। न्यूट्रलाइजेशन पे उसमें कोई क्वेश्चन था क्या? वही PDF देखा था, देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। क्वेश्चन नंबर 3। 3 बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 भी बता दो। 3 और 5।
हाँ, बिगनर्स बॉक्स 6 4.5 4.5 और फिफ्थ का बी आ रहा है 4.5। हाँ देखो, आना कितना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से 55.84 किलो जूल आना चाहिए था, बट एक वीक ले लिया गया तो 51.34 ही बाहर आया। तो रेस्ट आयोनाइजेशन में चला गया किसके, वीक के ना। तो 55.84 माइनस 51.34, ये क्वेश्चन आना ही है। कंबशन का, फॉर्मेशन का एक ये क्वेश्चन जब भी टेस्ट होगा आते ही रहता है। फिफ्थ का भी हो गया क्या? हाँ, फिफ्थ का भी आंसर बताया तुम लोगों ने। एजीसीएल, कोई भी सॉल्ट सॉलिड होता है तो सॉलिड कहाँ पे है? ए और बी में से कोई हो सकता है। फ्रॉम द एलिमेंट इन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंटल स्टेट। तो बी भी पूरा राइट नहीं हो रहा है, क्यों? हाफ सीएल लिख दिया, हाफ सीएल टू होगा, अच्छा वो मिसप्रिंट है। हाफ सीएल टू गैस है ना, तो एजी सॉलिड प्लस हाफ सीएल टू गैस गिव्स आउट एजीसीएल सॉलिड, तब होगा। ओके, नेक्स्ट करें अभी। थर्मोकेमिस्ट्री इजी है। बाय डेफिनेशन इट विल बी ए, नहीं साहिल, फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कंस्टिट्यूएंट आयंस नहीं। मतलब एजी सॉलिड लेना है, सीएल टू गैस लेना है, कोई और फॉर्म नहीं, एलिमेंट्स लेना अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। एजीसीएल सॉलिड, जैसे CaCO3 सॉलिड है तो CaO और CO2 से जो बना वो नहीं है। Ca सॉलिड बस कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, उससे जो बना वो CaCO3 है। ओके, नाउ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब ये सब डेफिनेशन आ गया। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से अच्छा जो मेन पार्ट है वो करें, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या बॉन्ड एंथैल्पी? ये क्या एंथैल्पी? रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a given bond of some specific compound। Enthalpy required to break 1 mole of a given bond of some specific compound। जैसे कि HOH है, इसको पहले को ब्रेक करो, क्या बन जाएगा? H रेडिकल प्लस OH रेडिकल, है ना। तो यहाँ मान लो X1 एनर्जी लग गया, अब OH रेडिकल बच गया, इसको ब्रेक करोगे तो X2 एनर्जी लग गया, तभी H रेडिकल O में चला गया, ऑक्सीजन में चला गया। तो जो बॉन्ड एनर्जी होगा ऑफ OH बॉन्ड, वो हम लोग क्या लेंगे? एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? एक को ब्रेक करने में X1 एनर्जी लगा, एक को ब्रेक करने में X2 लगा, X1 प्लस X2/2, इस तरह से एवरेज ले लेंगे। जैसे NH3 रहे तो क्या हो जाएगा इसका? बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH, पहले एक H को ब्रेक करोगे, दूसरे को ब्रेक किया, तीसरे को ब्रेक किया, सब में अलग अलग एनर्जी लग रही है ना। Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 लगा बाई 3।
तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को डिसोसिएट करने में कितनी एनर्जी लग रही है और बॉन्ड एनर्जी को फॉर्म करने में कितनी एनर्जी लग रही है, तो दोनों सेम ही होता है। ओके, जैसे CH4 है, पहले बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो मान लो 10 जूल लग गया, दूसरे को ब्रेक करने में 20, CH4 मिथेन में, तीसरे को ब्रेक करने में 30 लग गया, चौथे में मान लो 40 लग गया। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड चाहिए तो एवरेज निकालना होगा, 10 + 20 + 30 + 40/4। अब यहाँ पे Cl2 गैस है, इट गिव्स आउट 2Cl गैस। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 गैस इज इक्वल टू 2 into इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl गैस। ये कैसा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl गैस का जब इक्वेशन लिखोगे तो Cl गैस किससे बनाना पड़ेगा, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट Cl का क्या है, Cl2, तो हाफ Cl2 गैस से जो आया यही ना। हाँ, तो इसी का डबल का पूछ रहा है ना। अलग अलग टर्म आते जाएगा। अब सी सॉलिड है, इसको सी गैस तुमने बना दिया, तो सॉलिड से गैस बना दिया तो इसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। डेल्टा सब्लिमेशन एच किसका, कार्बन सॉलिड। अब इस किसके बराबर हो गया, डेल्टा एटोमाइजेशन। इसको एक एक चीज को अलग कर दिया गया ना, डेल्टा एटोमाइजेशन ऑफ व्हाट, डेल्टा एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड। एक ही टर्म हो गया, एटोमाइजेशन मतलब हो गया एक एक एटम को अलग कर दो इसके लिए, है ना। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी मॉलिक्यूल हर एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, कोई भी बॉन्ड ना बचे, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसके लिए वो सब्लिमेशन के बराबर हो गया। किसी के लिए कुछ और होगा, एटम एक एक एटम बाहर करना है, जैसे सी सॉलिड से सी गैस बनाना था, सॉलिड में सारे कार्बन कार्बन एडेड है, डेल्टा एटोमाइजेशन ऑफ सी सॉलिड विल बी डेल्टा सब्लिमेशन ऑफ सी सॉलिड। अब कहीं पे H2 गैस है, इसको एटोमाइज करना है तो 2H गैस ले जाना होगा। तो यहाँ डेल्टा एटोमाइजेशन पूछा जाए H2 गैस का क्या होगा, H2 गैस को एक एक एटम बनाने में कितना लगेगा, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, H2 को ही ब्रेक करना है ना। अब CH4 गैस है, इसको एटोमाइज करना है तो ये किसके इक्वल होगा, मतलब कार्बन को अलग कर दो, एक एक हाइड्रोजन एटम को अलग कर दो, तो यहाँ डेल्टा एटोमाइजेशन ऑफ व्हाट, CH4 गैस किसके इक्वल आएगा, 4 into CH बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। क्लियर हुआ। तो बॉन्ड एनर्जी किसका होता है, मॉलिक्यूल का, तो सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी की कभी बात करें तो गैसियस लाना होगा। ओके, गुड, क्लियर हो गया। So whenever we use bond energy data, all reactants and products should be present in gaseous phase. If not, they should be converted.
नहीं होगा तो उसे कन्वर्ट करना होगा। अब इसका मतलब क्या था ये देखो। अ, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गया और Cl गैस हो गया, गिव्स आउट HCl गैस, ऐसे बना 2 मोल ऑफ HCl। तो ये मान लो कि बॉन्ड एनर्जी इसमें 10 लग रहा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कुछ 30 लग गई, और इसकी बॉन्ड एनर्जी कुछ 50 मान लो। तो डेल्टा H क्या होगा? कितनी एनर्जी रिलीज होगी या एब्सॉर्ब होगी? दो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में इतना लग, H2 को ब्रेक करके दो हाइड्रोजन एटम बनाओगे तो 10 किलो जूल लग जा रहा है। Cl2 में 30 किलो जूल, HCl में 50। 10 किलो जूल, 30 किलो जूल, 50 किलो जूल। कितना हो गया? एनर्जी रिलीज सोचो, या एनर्जी अब्सॉर्ब क्या होगा?
अरे यार, ये सब म्यूट था, कब म्यूट हुआ था? अच्छा अभी म्यूट हुआ था, ठीक है। हाँ तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वो क्लियर हुआ ना जो बोला, जो अभी बताया था कि 10 + 30 बॉन्ड एनर्जी क्या हुआ, 10 + 30 मतलब 40 किलो जूल एब्जॉर्ब हुआ था, और रिलीज हो गया था कितना, 50 + 50 100 ना, ओवरऑल 40 एब्जॉर्ब करके 100 रिलीज करे, तो डेल्टा एच -60 होना चाहिए। क्लियर हुआ, डेल्टा एच -60 आना चाहिए था ना। तो कब आएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन आ जाए डेल्टा एच का, तो या तो फॉर्मेशन डेटा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबसन डेटा है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और बॉन्ड एनर्जी डेटा है तो भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो कंबसन और बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और फॉर्मेशन डेटा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्लियर अभी? हाँ, तो अब डेल्टा एच को हम लोग कर देंगे, राइट, बॉन्ड एनर्जी यूज फॉर द रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी डेटा यूज फॉर द प्रोडक्ट। अब वो गैसियस में नहीं है तो गैसियस में लाओगे तुम, जैसे सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स आउट CO2 गैस। तो इसको एटमाइज करो, पहले वाले को भी एक एक एटम को अलग करो, रिएक्टेंट को एटम बना दो पूरा, प्रोडक्ट को भी एटम बना दो और माइनस कर दो। रिएक्टेंट में सी सॉलिड को सी गैस बनाओगे, तो पहले क्या लग जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन, एच व्हाट, कार्बन सॉलिड प्लस व्हाट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ डबल बॉन्ड, वो लेना पड़ेगा तुम्हें, अभी दोनों एटम में कन्वर्ट हो गए, माइनस यहाँ CO2 को एटम में कन्वर्ट करना, तो दो डबल बॉन्ड है, दोनों को ब्रेक करो, 2 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO। यही करना होगा ना, मतलब जिस फॉर्म में हो तुम्हें एटम का फॉर्म में लाना है, पूरे रिएक्टेंट को भी एटम बना दो, प्रोडक्ट को भी एटम बना दो, बस आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव्स आउट CH3 तो इसको बॉन्ड एनर्जी डेटा से कैसा होगा, तो ये तो सब गैस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्लिमेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ डेल्टा एच क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लस 4 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, C2H6 है ना, तो 6 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन। तो सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देना, गैस बना देना तुम्हें, गैसेस फॉर्म में ना हो तो गैसेस में ले आओ, तब करो, जैसे CH3OH लिक्विड प्लस 3/2 O2 गैस है, गिव्स आउट CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब सोचो इसका डेल्टा एच चाहिए तो क्या क्या होगा, पहले ये लिक्विड है तो लिक्विड को तो गैस बनाना पड़ेगा, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ व्हाट, CH3OH लिक्विड, अब ये वेपर बन चुका, अब इसको ब्रेक करो, एक एक बॉन्ड को ब्रेक करो, 3 CH बॉन्ड है, 3 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, और क्या है इसके पास, एक CO बॉन्ड होगा, कार्बन ऑक्सीजन ये सब का डेटा गिवन होगा, और एक OH बॉन्ड होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, CH3OH तो ब्रेक हो चुका,
प्लस रिएक्टेंट में एक O2 भी तो है, 3/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ OO। अब ये सारे के सारे गैसेस फॉर्म में आ चुके हैं, एक एक एटम अलग हो गए। माइनस प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में भी सबको एक एक एटम अलग करो। CO2, 2 into bond energy of C double bond O प्लस H2O, 2H2O होगा ना। हाँ, तो पहले 2 into डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, H2O लिक्विड को वेपराइज करो। नाउ 4 into bond energy of OH bond, यही होगा ना। क्लियर हो गया। आई थिंक इतना पे थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे।